पृथ्वीराज मूवी शुरुआत होती है अफगानिस्तान में, जहां पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर रखा है। मोहम्मद गौरी उसे बोलते हैं कि वो उसके सामने घुटने टेक दे और वो उसे छोड़ देगा, लेकिन इस बात से पृथ्वीराज बिल्कुल मुकर जाते हैं और इस बात से मोहम्मद गौरी उसको शेरों से लड़वाता है और उन सभी शेरों को मार देते हैं। फिर सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है और हम सनी युक्ता को देखते हैं, जो कि पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। फिर हम देखते हैं कि मीर हुसैन का एक मैसेंजर आता है और वो संदेश लेकर आता है कि मेरा भाई मोहम्मद गौरी और मेरे बीच बगावत हो गई है, इसलिए मुझे आपकी शरण चाहिए। पृथ्वीराज इस बगावत की वजह पूछते हैं तो वो मैसेंजर बताते हैं कि मीर हुसैन मोहम्मद गौरी की वाइफ को भगा कर ले गया है। फिर इस बात पर पृथ्वीराज अपने लोगों से पूछते हैं तो कानका उसे बोलते हैं कि हमें उस नाचने वाली से क्या ही मतलब। दरअसल मीर हुसैन जिसे भगा लेता है वो एक नाचने वाली थी। फिर इस पर पृथ्वीराज बोलते हैं कि क्या उसको सम्मान की जरूरत नहीं है, तो काका उससे बोलते हैं क्या तुम भूल गए हो कि उसने क्या किया था। पृथ्वीराज बोलते हैं कि नहीं भूले हैं हम कुछ भी। फिर काका पृथ्वीराज से पूछता है कि फिर वो क्यों सुल्तान की मदद कर रहा है, लेकिन सम्राट बोलते हैं कि वो अपना धर्म नहीं खो सकते हैं और इसलिए सारे लोगों को पृथ्वीराज की बात माननी पड़ती है। और अगले ही दिन वो सब मीर हुसैन को लेने निकल जाते हैं। अब सम्राट ने उसे शरण तो दे दी थी, लेकिन मोहम्मद गौरी शांत नहीं बैठने वाला था। अब अगले दिन मोहम्मद गौरी का संदेश आता है कि मीर हुसैन के हमारे हवाले कर दो और बदले में चाहो तो तुम मेरी बीवी को रख लो। लेकिन इस बात से सम्राट साफ इनकार कर देते हैं। इसी बात से बैटल ऑफ ट्रायन होता है, जिसे हमने बचपन में पढ़ा है। अब सम्राट और मोहम्मद गौरी के बीच काफी अच्छी फाइट होती है। ये युद्ध काफी देर तक चलता है और लास्ट में स्मारक पृथ्वीराज जीत जाते हैं और गौरी को बंदी बना लेते हैं। फिर मोहम्मद गौरी चंद्रवरदाई से कहता है कि उसे मौत की सजा दे दीजिए। इस पर चंद्रवरदाई कहता है कि सम्राट को मौत की सजा सुनाने में कोई शौक नहीं है और ना ही इससे उनकी कोई विजय होगी। फिर अगले दिन सारे लोग इकट्ठा होते हैं क्योंकि सबको लग रहा था कि सम्राट गौरी को मौत की सजा देंगे और इस बात से काका भी अपनी आंखों की पट्टियां हटा देते हैं। वैसे इनकी पट्टी बांधने के पीछे भी एक कहानी है। वो ये है कि अगर सम्राट के सामने कोई अपनी मूंछों को ताव देगा तो वो उसका सर काट देंगे या खुद मर जाएंगे। इसी तरह एक राज्य के सम्राट ने दरबार में मूंछों पर दाव दे दिया था, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया था। लेकिन सम्राट ने इस बात के लिए काका को सजा सुनाई कि वो जिंदगी भर आंखों पर पट्टी बांधे रहेंगे और सिर्फ युद्ध में और किसी औरत के साथ हो तो वो अपनी पट्टियों को हटा सकते हैं। फिर हम देखते हैं सम्राट गौरी को छोड़ देता है और इसके बाद हम उन्हें दिल्ली का भी राज्य बना दिया जाता है। इस बात से कन्नौज का राजा जयचंद को पता चलती है तो वो इस बात से नाखुश होता है और जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, लेकिन जयचंद को सिर्फ दिल्ली के गद्दी पर बैठना था। अब कुछ दिनों बाद चंद का एक दूत सम्राट के दरबार में आता है और वो बताता है कि राजा जयचंद राजसूय यज्ञ करने वाले हैं। ये यज्ञ इसलिए होता है ताकि अलग अलग राजा ये यज्ञ करके अपनी सीमा बढ़ा सकें और छोटे छोटे राजा से कर वसूल सकें, और जो कर नहीं देते थे उनसे जबरदस्ती का वसूला जाता था। और जयचंद सम्राट से आधी दिल्ली चाहता है। अगर ऐसा ना हुआ तो युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। सम्राट मान जाते हैं युद्ध के लिए। फिर संयोगिता जयचंद से बता देती हैं कि वो पृथ्वीराज से प्रेम करती हैं। अगर वो उनसे शादी नहीं करेंगी तो वो इस यज्ञ में कूदकर अपनी जान दे देंगी। इसके बाद पृथ्वीराज का एक पुतला बनवाकर रख दिया जाता है चांद द्वार पे, लेकिन संयोगिता सबके सामने बता देती हैं कि वो सम्राट पृथ्वीराज से प्यार करती हैं और इसलिए वो सम्राट के पुतले के पास जाती हैं और उसे माला पहना देती हैं। और तभी सम्राट वहां आ जाते हैं और संयोगिता उनके साथ जाने लगती हैं। लेकिन इस बात से दरबार में कुछ बुजुर्ग लोग काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि सम्राट ने ये गलत किया है, हमें संयोगिता को पूरे सम्मान के साथ वापस भेज देना चाहिए और पूरे बारात के साथ वहां जाना चाहिए। पर अगले दिन उन दोनों की शादी वहीं हो जाती है। फिर सम्राट कुलदीवी के लिए जाते हैं और काका से मिलते हैं। इसके बाद जयचंद युद्ध करने के लिए अपनी सेना को भेज देता है सम्राट की सीमा की तरफ, पर सम्राट तो थे नहीं होते हैं तो काका और बाकी सब ये युद्ध बिना सम्राट के ही लड़ते हैं और काका के साथ काफी सैनिक मारे जाते हैं। और जब सम्राट वापस आते हैं और ये खबर सुनकर सम्राट काफी उदास हो जाते हैं। फिर तभी जितने सैनिक शहीद हुए होते हैं उनके बच्चे वहां आते हैं और सम्राट के साथ शामिल होने की मांग करते हैं और सम्राट उनको शामिल कर लेते हैं। लेकिन जयचंद मोहम्मद गौरी के साथ मिल जाता है और फिर मोहम्मद गौरी सम्राट की सेना पर अटैक करता है। लेकिन ये युद्ध काफी दिनों तक चलता है पर कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता
क्योंकि मोहम्मद गौरी को समझ में आ गया था कि पृथ्वीराज को सामने से हराना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो धोखे से सम्राट को बंदी बना लेता है और इस बात से सम्राट की पत्नी उनकी जगह लेती है और एक यज्ञ करवाकर सारी औरतों के साथ उस यज्ञ में अपनी जान दे देती हैं। फिर मोहम्मद गौरी चंद्रवरदाई से मिलता है और चंद्रवरदाई उससे कहता है, अभी तुम्हें सम्राट का असली रूप देखा ही कहाँ है, तुमने तो सिर्फ उन्हें धोखे से हराया है। फिर अगले दिन जब सम्राट को मैदान में लाया जाता है तो शेरों को मार चुके होते हैं और गौरी की दूसरी चुनौती ये होती है कि सम्राट को धनुष के साथ तीर भी दिए जाएंगे और उस मैदान में 7 सैनिक भी होंगे और अगर उन 7 सैनिकों में से सम्राट ने किसी एक को भी मार दिया तो सम्राट के साथ साथ उनके सैनिक भी आजाद हो जाएंगे। पर यहाँ पर सम्राट कहते हैं कि मुझे सिर्फ एक मौका, एक तीर और एक ही आदमी चाहिए और वो खुद मोहम्मद गौरी होगा। और गौरी भी उनकी ये बात मान लेता है और जैसे ही गौरी मैदान में आता है और सम्राट को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी आहट से सम्राट उसे एक ही तीर से मार देते हैं। लेकिन मोहम्मद गौरी के लोग पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई पर तीरों की बारिश कर देते हैं और आगे आप जानते ही हैं।